आखिरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायरमेंट लेते ही बी आर गवई ने उस विचारधारा, उस मानसिकता का खुलकर सच बता दिया जिस मानसिकता के साथ वे पिछले 6 महीने से भारत की सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च पदवी पर बैठकर तमाम बड़े बड़े फैसले सुना रहे थे। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब उनके साथ विवाद जुड़ा। यहां तक कि उनका पूरा कार्यकाल ही विवादों से घिरा था, लेकिन जिस एक सवाल को लेकर बार बार कहीं ना कहीं वो बच जाते थे, आखिरकार बी आर गवई ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन वो जवाब भी दे दिया और उन्होंने खुलकर उस मानसिकता को देश के सामने ला दिया जिस मानसिकता के साथ उन्होंने 6 महीने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज के भीतर बिताए। पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर में क्यों सीजेआई के पद पर रहने वाले बी आर गवई के रिटायरमेंट के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, क्यों ये चर्चा करना जरूरी हो गया है कि पूर्व सीजेआई बी आर गवई ने अपना सबसे पसंदीदा और सबसे बड़ा फैसला बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बताया। क्यों उन्होंने रिटायरमेंट के आखिरी दिन अपने धर्म की बातें की, क्यों उन्होंने कहा कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं लेकिन दूसरे धर्मों को उन्होंने नहीं पढ़ा। इस तरह की बातें कहकर किस एक शांति प्रिय, शांति दूत या विशेष धर्म के लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करके गए हैं बी आर गवई। हुआ क्या है पहले आपको बताता हूं। बी आर गवई रविवार को अपना आखिरी दिन उनका था कार्यकाल का, क्योंकि भाई शुक्रवार तक कोर्ट चलती है, शनिवार को छुट्टी हो जाती, तो 2 दिन उनके रिटायरमेंट की विदाई समारोह इन सब में बीते। शुक्रवार को उनका जो विदाई समारोह हुआ था, इस विदाई समारोह में उनसे पूछा गया कि आपका जो सबसे बड़ा फैसला अगर याद किया जाएगा तो आप किस फैसले को लेकर ये कहेंगे। इस पर जो सीजेआई रहते हुए उन्होंने फैसले लिए थे, बी आर गवई ने जो जवाब दिया वो बड़ा हैरान करने वाला आया। बी आर गवई ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा फैसला बुलडोजर एक्शन के खिलाफ था। इस देश में सभी लोगों को राइट टू शेल्टर है, यानी कि रहने का अधिकार है, अपने लिए एक बसेरा बनाने का अधिकार है और आप उस बसेरे को तोड़ नहीं सकते हैं। सही बात है, कोई नहीं तोड़ता है। लेकिन क्या कहा बी आर गवई ने, आगे कहा कि जिस तरीके से सरकारें बुलडोजर चलाती थी अपराधियों के घर में, आरोपियों के घर में, ये आरोप तो अपराधियों पर लगते थे, उन व्यक्तियों पर लगते थे, लेकिन उनके माता पिता को नुकसान होता था, उनके परिवार को नुकसान होता था। और मैंने इसीलिए यह कहा कि देश में बुलडोजर का कानून नहीं चलेगा, देश में संविधान का कानून चलेगा। देखिए, एक बात बड़ी हैरान कर देने वाली सामने आई कि सीजेआई गवई ने यह फैसला तो दिया था। इस फैसले पर भी तब जब ये आया था निकलकर कि आप बुलडोजर एक्शन नहीं चलाएंगे, यूपी सरकार को आदेश दिया गया था खास तौर पर, तब भी इसकी आलोचना हुई थी कि भाई आखिर सुप्रीम कोर्ट अपराधियों के लिए इतना क्यों अपना जद्दोजहद कर रही है। अपराधियों के प्रति सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक अलग से रवैया सामने आ रहा है, उनके लिए क्यों इतनी मेहनत की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको कुछ तथ्य बताने वाला हूं, इसके बाद मैं आगे की चर्चा करूंगा कि इस मानसिकता के पीछे की वजह क्या थी। जो बुलडोजर एक्शन है, अगर इसकी शुरुआत की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। इसकी शुरुआत एक वक्त में मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर, उनके कार्यकाल में जो अतिक्रमण थे, उन अतिक्रमणों पर जबरदस्त कार्रवाई की गई थी और उसके बाद बाबूलाल गौर का नाम भी मध्य प्रदेश में बुलडोजर के नाम से, बुलडोजर मंत्री के नाम से पहचाना जाने लगा था। लेकिन हाल के कुछ सालों में, 5-7 सालों में, यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चाओं में आया जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब आप मेरी बात को बेहद संजीदगी से सुनिएगा, गंभीरता से सुनिएगा, तो आपको इस पूरी मानसिकता के पीछे की एक वजह नजर आएगी। योगी आदित्यनाथ 2017 में जब उत्तर प्रदेश पहुंचे, लखनऊ की कुर्सी पर पहुंचे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था, पूरे उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का शासन था, अपराधियों का गढ़ उत्तर प्रदेश बन चुका था। और जो 25 करोड़ की जनता थी उत्तर प्रदेश की, उसके सामने ये हालात थे कि रात में तो छोड़ दीजिए, शाम को 4-5 बजे के बाद
यूपी की महिलाएं अपने घरों से अकेले नहीं निकल पाती थी। सोने की दुकानें, जो ज्वेलर्स होते थे, जो सराफा बाजार होते थे, वहां से हफ्ता वसूला जाता था। और सिर्फ ये एक दो उदाहरण नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध की ये कहानी चल रही थी। तब योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला किया, और कई चीजें और भी थी। दंगे होते थे, मामले दर्ज हो जाते थे, कुछ लोग जेल में जाते थे, जेल से छूटकर वापस चले जाते थे, फिर दंगे करते थे। अपराध होते थे, दर्ज होते थे मामले, अदालत जाते थे, छूटकर आ जाते थे, फिर वो अपराध करते थे। योगी आदित्यनाथ ने एक तरकीब निकाली और उन्होंने कहा कि सिर्फ इन्हें कुछ दिनों के लिए, ये आदतन अपराधी है, ये लातों के भूत है, 15 दिन जेल में रहने से ये सुधर नहीं जाएंगे, इसलिए इनका ठोस इलाज करना पड़ेगा। और उन्होंने उन दिनों जो हिंसा में लोग शामिल होते थे, जो दंगों में शामिल होते थे, जो बड़े अपराधों में शामिल होते थे, उनके नाम चिन्हित करने शुरू किए और उनकी संपत्ति पर प्रहार करना शुरू किया। अगर आप शासकीय संपत्ति को चोटिल करेंगे, शासकीय संपत्ति को हिंसा में, दंगों में बर्बाद करेंगे और देश का नुकसान करेंगे, तो हम सिर्फ आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी संपत्ति को भी सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे। कौन सी संपत्ति? अवैध संपत्ति। उस संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे जिस संपत्ति का सहारा लेकर आप देश को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर मुख्तार अंसारी के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस ठिकाने से मुख्तार अंसारी जैसे माफिया, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली उत्तर प्रदेश की जनता को सीधे तौर पर अपने अपराध का निशाना बनाते थे, उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बनाते थे, रंगदारी, वसूली, सब कुछ करते थे। लेकिन जब इनको संपत्ति का नुकसान हुआ, जब इनके पूरे जो कंट्रोल सिस्टम से वो तबाह होने लगे, तो इनके अपराध का पूरी तरह से खात्मा होने लगा। आजम खान के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाए गए, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, इनके जो तमाम अवैध ठिकाने थे, छंगुर बाबा जैसे जो माफिया थे, जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, मदरसे जो लगातार आप फर्जी बनाकर रखे थे, अवैध मदरसे बनाकर रखे थे, उन पर बुलडोजर चलने लगे। यहां तक कि ये कोई धर्म विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूं, विकास दुबे जैसा माफिया जो हजारों एकड़ की अवैध जमीन कब्जा करके रखा था, जमीन पर अवैध कब्जा जमाया हुआ था, उसके ठिकानों पर भी बुलडोजर जमाए गए। तो जो बुलडोजर चल रहा था, उसके पीछे का मकसद था अपराधी के मन में इतना भय पैदा कर देना कि अगर मैं एक अपराध करूंगा तो सिर्फ मैं जेल नहीं जाऊंगा, मेरी पुश्तें मिटा दी जाएंगी, मेरी सारी संपत्ति मिटा दी जाएंगी। और इससे आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन शायद बीआर गवई एक वर्ग विशेष के प्रति अपनी सहानुभूति जताना चाहते हैं। क्यों? इसकी मैं आपको एक बानगी दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप मुझे वक्त दीजिएगा। मेरे पास एक आंकड़ा है किस किस के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। अब आप जब इस आंकड़े को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अतीक अहमद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ था, मैंने आपको बताया, ठीक है। अतीक अहमद के एक जुड़े हुए शख्स के खिलाफ हुआ था। प्रयागराज हिंसा के जो आरोपी थे उनके खिलाफ बुलडोजर चला। इसके बाद कानपुर हिंसा के जो आरोपी थे उनके खिलाफ बुलडोजर चला। खरगोन दंगे के जो आरोपी थे उनके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला। सहारनपुर हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश के कई गैंगस्टर, अतीक अहमद, अशरफ, मुख्तार अंसारी, सूफी खान, नूह के जो दंगे थे हरियाणा में जो हुए थे उनके खिलाफ बुलडोजर चला। दाऊद इब्राहिम से जुड़े महाराष्ट्र के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला। सुनिए, दाऊद इब्राहिम जो भारत का भगोड़ा है, आतंकवादी है, मुंबई धमाकों का आरोपी है, उसके जुड़े ठिकानों पर भारत में बुलडोजर चला। यह आक्रोश नहीं है, लेकिन इसकी मानसिकता जब सामने आती है, ऐसी इस व्यक्ति की मानसिकता जो भारत में 6 महीने तक सर्वोच्च पद पर रहा हो, तब आक्रोश लाजमी हो जाता है। ग्रेटर नोएडा जमीन माफिया, भिंड मुरैना के रेत माफिया, उत्तराखंड के शराब माफिया, भोपाल इंदौर के गुंडे जिनके होटल फार्म हाउस में अवैध धंधे चलते थे, राजस्थान के खनन माफिया, इनके ठिकानों पर चला है। दिल्ली के जहांगीरपुर में जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी 2022 में, इस शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुर इलाके में जिन लोगों ने भगवा कपड़े पहने हुए थे, भगवान जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, इनके ऊपर उस इलाके के जो तमाम एक विशेष समुदाय से आने वाले लोग थे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पत्थर बरसाए थे।
उन पर हिंसा बरती थी। जब शासन को पता चला, प्रशासन को पता चला कि इस इलाके में तो तमाम अवैध दुकानें हैं, बुलडोजर एक्शन किया गया, क्योंकि इन अवैध दुकानों का, इन अवैध झोपड़ियों का, झुंगियों का सहारा लेकर ये एक धर्म विशेष की शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसाते थे। इनके लिए वो अड्डे थे, बुलडोजर चला। इसके बाद आप देखिए 2023 में नूह में ब्रजमंडल की एक जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग यात्रा निकाल रहे थे, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। जो आरोपी थे, पता चला कि वो अवैध अपने ठिकाने बनाकर रहते थे, उन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अब्बास उमर अंसारी का 2 मंजिला घर उत्तर प्रदेश के मऊ में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। अब एक और कहानी मैं बताता हूं, ये तो कुछ आंकड़े थे जो मैंने आपके लिए निकाला था, बाकी तो मैं अपनी बात बताता हूं, आंकड़ों का तो आप छोड़ दीजिए। उत्तराखंड में करीब 10,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन, जंगलों की जमीन, वहां पर लैंड जिहाद चल रहा है। एक धर्म विशेष आता है, अपनी मज़ारे बनाता है, मस्जिदें बनाता है, और देखते देखते वहां पर सैकड़ों एकड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। प्रशासन डरता है, जब वो जमीन खाली कराने जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आ जाता है, दंगा होने की स्थिति पैदा होती है, हिंसा होने की स्थिति पैदा होती है, और प्रशासन अपने पांव पीछे खींच लेता था। लेकिन धामी सरकार ने कहा कि हम उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा को नष्ट नहीं होने देंगे, हम जंगल बचाएंगे, हम पर्यावरण बचाएंगे, हम लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो इनके प्रति बीआर गवई ने क्या कहा? ये तमाम बुलडोजर एक्शन, किसी भी सामान्य व्यक्ति के घर में बुलडोजर नहीं चला जो अपना घर बनाकर रह रहा है। हर उस अपराधी और आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है जिसने इस देश की कानून व्यवस्था को तोड़ा है। और पहले यह बयान इन्होंने मॉरिशस में भी दिया था, जहां इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो बुलडोजर एक्शन चला रहा है, भाई जो बुलडोजर एक्शन सरकार कर रही है, उन्हें समझना चाहिए कि यह देश संविधान से चलता है, देश संविधान से ही चल रहा है। अगर किसी के वैध ठिकानों पर, किसी की रजिस्टर्ड जमीन पर, किसी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला हो तो बिल्कुल रोकिए। भाई अब किसी ने ठिकाना अपना अवैध बना रखा है और वो अपराधी भी है, तो सरकार उससे विनती करे कि मुख्तार अंसारी, आप अपना जो अवैध ठिकाना है वो छोड़कर चले जाइए। तो भाई क्या मुख्तार अंसारी छोड़कर चले जाते? क्या अतीक अहमद छोड़कर चले जाते? या जहांगीरपुर के दंगाई छोड़कर चले जाते? सहारनपुर के हिंसा वाले छोड़कर चले जाते? या उत्तराखंड में जो हजारों एकड़ की जमीन कब्जा ली गई थी? मॉरिशस में जब बीआर गवई पहुंचे थे तो इन्होंने कहा था, इनडायरेक्टली इन्होंने कहा था कि बुलडोजर एक्शन जल्लादों का काम है, यानी कि ये देश की सरकारों को जल्लादों से तुलना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देश की सरकारों ने माफियाओं के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ, सनातन धर्म को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी। यह एक विशेष मानसिकता थी। सरकार को आप दूसरी तरीके से भी जवाब दे सकते थे। आप कह सकते थे कि इनकी अगर अवैध संपत्ति है तो भाई इसमें प्रक्रिया दूसरी अपनाएं। ठीक है, खैर अदालत का जो फैसला कानून की दृष्टि से जो भी सही, लेकिन अब अदालत के उस फैसले को अपने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला बनाकर यहां अपने कंधे पर चलाने की क्या जरूरत आन पड़ी? यह आप मुझे समझाइए। इसके पीछे मानसिकता है, इसके पीछे एक संदेश है जो गवई देना चाहते हैं। गवई ये बताकर जाना चाहते हैं कि देखिए मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं कहा। एक विशेष समुदाय को यह संदेश देना चाहते हैं। आपके लिए मैंने वो टिप्पणी की जो 16 अक्टूबर को आई थी, जिसमें मैंने भगवान विष्णु को सीधे चुनौती दी थी, जिसमें मैंने कहा था कि आपके तुम्हारे भगवान में ताकत है तो कहो कि जाके अपनी खजुराहो में मूर्ति बना ले। मैंने आपके लिए ये एक्शन रोका बुलडोजर, और अब मैं आपके ही इस बुलडोजर एक्शन को अपनी सबसे बड़ी सफलता बताकर जा रहा हूं। यह है असली मानसिकता। फैसले बताने के लिए तो और भी हो सकते थे, लेकिन दंगाइयों को, माफियाओं को, बाहुबलियों को, अपराधियों को और आरोपियों को ये किस तरह का तोहफा देकर चले गए बीआर गवई, मुझे नहीं पता। लेकिन उनके कार्यकाल को जब भी याद किया जाएगा तो निश्चित तौर पर इन फैसलों पर दी गई उनकी राय, उनकी टिप्पणी, उनके बयान, भगवान विष्णु से लेकर माफियाओं तक पर चलने वाले बुलडोजर को जिस तरह से उन्होंने अपनी सफलता का सबसे बड़ा अध्याय बताया, मुझे लगता है कि उनके इतिहास में
ये तमाम बातें भी दर्ज रहेंगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।